अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पैरामेडिकल के 2018 के फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पेपर था 2018 का जो फिजिक्स का पेपर था पैरामेडिकल में, वो काफ़ी अच्छा पेपर था। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2018 के फिजिक्स के पेपर को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, किसी द्रव का हिमांक दाब बढ़ाने पर घटता है यदि द्रव जमने पर फैलता है, जमने पर सिकुड़ता है, जमने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई किसी भी लिक्विड का हिमांक जो है दाब बढ़ाने पर घटता है यदि द्रव जमने पर फैलेगा तब, या जमने पर सिकुड़ेगा तब, या जमने पर आयतन में कोई चेंजेस नहीं होता है, या कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है ना। हाँ, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, यानी जमने पर फैलता है। तो आपको याद रखना है, जो द्रव जमने पर फैलते हैं, जो भी द्रव जमने पर फैलते हैं, उनका हिमांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? घट जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और पूछ लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बर्फ पर दाब डालने पर, बर्फ पर दाब डालने पर बर्फ का जो गलनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी बर्फ पर दाब डालने पर, यानी प्रेशर, बर्फ पे आइस पे प्रेशर डालिएगा तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस पर क्या इफेक्ट नज़र आएगा? तो बर्फ पर दाब डालने पर बर्फ का, लिख लो पूरा, बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है बताइए? आइस पर प्रेशर डालेंगे तो आइस का जो गलनांक होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, घटता है ना, इट डिक्रीजेज, याद रखना है। ठीक है, तो आइस पे जब प्रेशर डालेंगे तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, देखो ये आइस है, अब आइस पे आप लोगों ने कोई प्रेशर डाला तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक व्यक्ति एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, वह अनुभव करेगा केवल चुंबकीय क्षेत्र का, केवल विद्युत क्षेत्र का, या चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ना, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, तो वो कैसा फील करेगा, वो कैसा अनुभव करेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का, है ना। तो आपको याद रखना है, स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गतिमान व्यक्ति चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का अनुभव करेगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, बात आई है इलेक्ट्रॉन की, तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई एक पूछा गया था, तो आप तीनों बता दो तो जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जल्दी से। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन जी ने किया था, शाबाश, है ना, जे थॉमसन। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में यहाँ पे दो लोगों का नाम आ जाता है बच्चों, एक आता है गोल्डस्टीन जी का नाम और एक आ जाता है रदरफोर्ड का नाम। तो ये ऑप्शन में कोई एक ही देगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक है, प्रोटॉन में गोल्डस्टीन भी आ जाता है, कभी कभी रदरफोर्ड भी आ जाता है, कोई एक ही आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आप किसी एक पे भी टिक करके आ जाइएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज का, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए जल्दी से? तो जी हाँ दोस्तों, जेम्स चैडविक। ठीक है, किसने की थी? जेम्स चैडविक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10 मीटर ऊंची छत पर खेलता हुआ एक लड़का क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकता है,
तो प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर गेंद भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी। यानी देखिए यहाँ पे निकालना क्या है बच्चों, ये पहले देखिए यहाँ पे निकालना है प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर गेंद जो है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगी। यानी प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी निकालना है, यानी आर निकालना है आपको। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये मोशन चैप्टर से लिया गया है। अब मोशन में भी एक टाइप आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये गति का है, गति टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। अब गति में भी एक टाइप आता है प्रक्षेपीय गति, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आर पूछा है, रेंज प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर गेंद जो है वो होगी। तो आर बराबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, आर बराबर होता है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी स्मॉल जी, ठीक है, बस बन गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, कितना दे रखा है बोलिए तो, बोल रहा है कि एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड, यानी यू 10 है तो यहाँ पे यू का स्क्वायर है ना, तो इसीलिए 10 का स्क्वायर कर दीजिए साइन 2। अब देखिए थीटा कितना दे रखा है बच्चों, बोल रहा है कि थीटा 30 डिग्री लेना है, तो चलिए हम 30 डिग्री ले लेते हैं। इसके बाद अपॉन में स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ 10 लेते हैं, तो चलिए मैं 10 को ले लेता हूँ। अब देखिए तो एक 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा ओवरऑल 10 गुने, अब यहाँ पर साइन 60 आ गया, तो साइन 60 डिग्री देखिए तो 2 गुने 30 है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो कितना होता है साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो इसको काटिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी 5√3 जो है आपका ये रेंज होगा, ये दूरी होगी। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर तो 5√3 जैसा तो कुछ है नहीं बच्चों, है ना, तो अब यहाँ पर देखिए करना क्या होगा आपको, 5 है, अब √3 का वैल्यू कितना होता है, तो ये बच्चों होता है 1.73 के समथिंग होता है। देखो 5 तो लिख दोगे, अब यहाँ पे √3 जो है ये √3 इसका वैल्यू लिखना होगा, गुना करना होगा 5 में, तब ये आ जाएगा कितना, तब ये तकरीबन जो है आपका आ जाएगा 8.66 मीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिए तो दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 10 मीटर ऊंची छत पर खेलता, हाइट वगैरह भी दिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको केवल आर निकालना था, जो आर निकल चुका है आपका, ठीक है, कैसे भी करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है। ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन सी चुंबकीय इंडक्शन, ऑप्शन डी चुंबकीय आघूर्ण। तो चलिए आइए चारों ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की। तो आप ही लोग बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, वेबर होता है। कितना बार बता चुका हूँ आप लोग को, काफ़ी टाइम में बता चुका हूँ, वेबर होता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है टेस्ला, या फिर इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला भी बोल सकते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब आइए ऑप्शन सी जो है चुंबकीय इंडक्शन, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बता दीजिए, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका भी ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, टेस्ला ही होता है, टेस्ला, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन बचा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों बताइए, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अब आप ही बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी भी सही है,
और ऑप्शन सी भी सही है ना। ऑप्शन बी भी सही है भाई, क्योंकि देखिए टेस्ला किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका भी ऐसा ही मात्रक है, और चुंबकीय इंडक्शन इसका भी मात्रक है, ये टेस्ला ऐसा ही मात्रक है दोनों का। तो ऐसे केस में बी और सी दोनों सही है, ठीक है। तो अब आप पूछिएगा कि सर टिक किस पे करेंगे, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये तो वैसे कैलकुलेट होते ही नहीं है, ठीक है। या आप किसी में भी टिक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि दो ऑप्शन में से किसी में भी सस्पिशन है, आप करेक्ट करके आ जाइएगा, सही करके आ जाइएगा। और बात करें ऐसे क्वेश्चन की, तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड की तरफ से गलत अगर दिया जाता है तो वो काउंट नहीं होता। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट पूछेंगे कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया जिसके दो दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तो हम क्या करें सर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ कर भी आ जाते हो या गलत भी आंसर दे के आ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से ही जो है गलत दिया गया है। मान लीजिए दो दो ऑप्शन सही है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन का मार्क्स जो है ना बोर्ड ऐड नहीं करता है, ठीक है, यानी किसी का भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को जो है हटा दिया जाएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे उन सबको ऐड किया जाएगा, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान का अनुपात 1:3:5 तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3:1 है, तो इन तारों के विद्युत प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा है, क्या होगा। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, करना कुछ नहीं है, क्या करना है, अगर मान लीजिए द्रव्यमान का भी अनुपात दे रखा है आपको, है ना, 3 तारों के द्रव्यमान का भी अनुपात गिवन है, और साथ ही साथ 3 तारों के लंबाइयों का भी अनुपात गिवन है ना। देखिए द्रव्यमान कितना है, 1:3:5 दे रखा है, 3 तारों के द्रव्यमान का अनुपात इतना दे दिया। अब 3 तारों के लंबाइयों का भी अनुपात इतना दे दिया है, कितना, 5:3:1 दे दिया है। तो करना कुछ नहीं है, पहले 5 को लिख देना, फिर इसका स्क्वायर कर देना, और फिर बटा में ये जितना द्रव्यमान है उसको लिख देना, ठीक है। फिर रेशियो बीच में दे देना, फिर से ये 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर बटा में ये 3 कर दीजिएगा, यानी लंबाई का स्क्वायर करते जाना है, फिर रेशियो में कर देना है, फिर में देखिए लंबाई का स्क्वायर यानी इस 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और अपॉन में ये द्रव्यमान को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी मान लीजिए द्रव्यमान का अनुपात दे, लंबाई का अनुपात दे, और बोले कि तारों के विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, तो करना कुछ नहीं है, एक बार क्या करना है आपको, लंबाई का स्क्वायर कर देना है, और फिर अपॉन में जितना भी द्रव्यमान है उसको कर देना है, ठीक है। फिर रेशियो दे देना, फिर दूसरी तार का जो लंबाई है जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर बटा में दूसरी तार का जो द्रव्यमान है उसको लिख देना है। फिर इसको रेशियो में करके तीसरी तार का बच्चों जो लंबाई है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और अपॉन में तीसरी तार का जो द्रव्यमान है वो कर दीजिएगा। अब बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25/1 हो जाएगा यहाँ से। फिर रेशियो में ये देखिए, तो इसको मैं काट देता हूँ, 1 3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा यहाँ पे, केवल 3 बचा, और बटा में 1 कर दूँगा, और फिर रेशियो में 1/5, यही है ना। तो अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब एक बार इस 5 में 25 से गुना कीजिए, फिर इस 5 में 3 से गुना कीजिए, तो कीजिए, तो 5×5 कितना होता है, 25×5 कितना होता है, 125 हो जाएगा। फिर रेशियो में 3 से 5 से गुना कीजिए, 3 में 5 से, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 1 का 1, यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा 125:15:1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, किस प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी उच्चतम होगी। कौन से प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे उच्चतम होगी, बताइए। नीला, पीला, हरा या लाल। किस प्रकाश के लिए, किस लाइट के लिए जो कन्वेक्स लेंस है आपका उसकी जो फोकस दूरी होगी वो उच्चतम होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है, तो लाल रंग होगा यहाँ पे। लाल प्रकाश के लिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे
ज़्यादा होता है? किस रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य, यानी जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? वेरी गुड, लाल रंग का सबसे अधिक होता है ना। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बताइए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है? तो बच्चों सबसे कम की बात आएगी तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका बैगनी हो जाएगा, यानी वायलेट, बैगनी, ठीक है, वायलेट जिसे बोलते हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया था मुझसे, तो मैंने सोचा चलिए इस क्वेश्चन को भी आज की इस क्लास में मैं कवर कर दूं। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर बनाया था तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत हुआ है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे बन चुका है ये क्वेश्चन? बन गया है तो यस लिखिए, नहीं बना है तो नो लिखिएगा। आज मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको कैसे बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोग बना लिए थे? आप लोग बना लिए थे तो यस लिखेंगे, नहीं बनाए हो तो नो लिखिएगा। चलिए, अच्छा काफ़ी स्टूडेंट से नहीं बना और काफ़ी स्टूडेंट से बना भी है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, एक कार एक सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है। वह दो स्थानों P और Q से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से गुजरती है। तो P और Q के मध्य बिंदु पर कार का वेग क्या होगा? यानी P और Q के जो मिड पॉइंट है वहाँ जो कार का वेलोसिटी रहा होगा वो क्या रहा होगा? तो अब देखिए, एक कार एक सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है और वह दो बिंदु यानी P और Q से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से गुजरती है। अब देखिए कहा क्या जा रहा है बच्चों कि वो कार जो है ना P बिंदु पर जब आती है तब उसकी स्पीड कितनी होती है उस कार की? 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। लेकिन जब P बिंदु को ये क्रॉस करके Q बिंदु की तरफ आती है तब इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, P से Q के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? x ही होगी। P से Q के बीच जो दूरी तय की गई है कार के द्वारा उसको x मान सकते हैं, ऑफ कोर्स मान सकते हैं। अब पूछा क्या है? पूछा है कि P और Q के मध्य बिंदु, P और Q का मध्य बिंदु यही होगा ना, तो P और Q के मध्य बिंदु पर कार का वेग क्या होगा? यानी वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कार की क्या रही होगी, है ना। वेलोसिटी मिड पॉइंट पे कार का जो वेलोसिटी रहा होगा वो क्या रहा होगा वही बताना है। एक चीज़ बताइए, P से लेकर Q के बीच की दूरी हम लोगों ने x माना है, तो P से लेकर मिड पॉइंट तक दूरी क्या रही होगी? बताइए, P से लेकर मिड पॉइंट तक जो कार की दूरी रही होगी वो क्या रही होगी? आधी रही होगी, यानी x/2 कह सकते हो। या फिर मैं बोलूँ कि मिड पॉइंट से Q के बीच कार की दूरी क्या रही होगी? x/2, क्योंकि यार P से Q के बीच की दूरी पूरी x है, तो P से लेकर मिड पॉइंट तक की दूरी क्या रही होगी? x/2 ही रही होगी ना। और फिर मिड पॉइंट से Q के बीच की दूरी x/2 रही होगी। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? एक बार मैसेज कीजिए और बोलिए यस समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से ये 30 किलोमीटर पहले कार की वेग क्या थी? प्रारंभिक वेग क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो जो जो दिया हुआ इसको लिख लो। तो u जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और फिर क्या हो जाती है बच्चों? देखो, P पॉइंट पे कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी और Q पॉइंट पे क्या हो जाती है? यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बात समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है? s कितना दिया हुआ है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर x है। x दूरी क्या है? P से Q के बीच की दूरी क्या है? x ही है, तो इसको x मान लीजिए। तो बच्चों u दिया है, v दिया है, s दिया है, s मान लो, माने हैं हम, दिया नहीं था, x मान लिए हैं। लेकिन a जो है वो नहीं दिया हुआ है, मतलब a बोल रहा है ना, a है ही नहीं, तो a निकाल लीजिए पहले आप लोग। a कैसे निकलेगा? तो आपको u, v, s और a में रिलेशन देखना होगा, यानी यहाँ पे गति का कौन सा समीकरण लगेगा। तो आप ही बताइए, तो u, v, s, a में कौन सा रिलेशन है?
तो आपको बच्चों मालूम होना चाहिए इसमें रिलेशन होता है v² - u² बराबर 2as, यानी गति का तीसरा नियम यहाँ पर लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है, अब मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ और उस पर समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे u दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, v भी दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, s भी मान लो x है, ठीक है, और a जो है आपको निकालना है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण लग जाएगा। तीसरा समीकरण क्या होता है? v² - u² बराबर 2as। अब देखिए v कितना है बच्चों? 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए। और u कितना है? 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर में 2ax, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर कीजिएगा 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा ना बच्चों। और फिर 30 का स्क्वायर कीजिएगा 900 आ जाएगा, तो 1600 माइनस 900 बराबर में 2ax। तो अब ये देखिए 1600 में से 900 को घटा दीजिएगा तो 700 आएगा और बराबर 2ax हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 2ax बराबर आपको 700 मिला है, 2ax बराबर 700 मिला है। तो यहाँ से आप a नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए तो a मैंने निकाला है, a निकाला है ना मैंने, दिख रहा है बच्चों कि जूम करूँ? देखिए a जो है मैंने निकाल रखा है, दिख रहा है? आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिए अपने वीडियो का, आपको क्लियर आएगा। तो देखिए तो 2ax बराबर 700, तो यहाँ से a बराबर आप लोग निकाल सकते हैं कितना? 700 बटा 2x। तो इसको काटिएगा तो ये चला जाएगा 350 बार में, है ना। तो a बराबर क्या आ गया? a बराबर 350 बटा x। तो a भी आ गया। अब a आ गया ना। अब देखो बच्चों बताना क्या है आपको मालूम है? p और q के मिड पॉइंट पर, यानी मध्य बिंदु पर जो कार की वेलोसिटी रही है वो क्या रही है, यही बताना है ना। मिड पॉइंट पे कार की वेलोसिटी क्या थी, यही बताना है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं मिड पॉइंट से q की तरफ जाऊं, मिड पॉइंट से q की तरफ अब मुझे जाना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये मिड पॉइंट है और मैं q की तरफ जा रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं कि अगर मैं मिड पॉइंट से q की तरफ बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? आप बोलिएगा ना कि सर vm रही होगी। तो अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी vm हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बच्चों समझ में? और ये जो देख रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है v कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यार देखो मध्य बिंदु से अब मुझे q की तरफ जाना है, मध्य बिंदु से q की तरफ जाना है। तो यहाँ पे कार की वेलोसिटी क्या थी? हम लोगों ने माना है ना vm थी। तो कार की वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक जो वेग था कार का वो क्या था? vm था। और ये फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है? v कितना हो जाता है बच्चों? v, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। s क्या है? देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x/2 है। तो s बराबर x/2 कर दीजिए। और a अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? a बराबर 350 बटा x आया है। तो अब फिर से देखिए यहाँ से अब आप फिर से गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिए। तो तीसरा जब समीकरण आप लोग लगाइएगा, देखिए यहाँ से गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिए, यानी v² - u² बराबर 2as। तो v कितना था? देखिए तो v 40 था, तो 40 का स्क्वायर कीजिएगा 1600 आ जाएगा। u कितना था? प्रारंभिक वेग बताया था ना, vm था, यानी वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, है ना। तो इस vm का स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर में 2। a कितना है बच्चों? a देखिए तो a था ये 350 बटा x, तो 350 बटा x लिख दीजिए। और गुना में s कितना था? ये था x/2, तो इसको x/2 कर दीजिए। अब यहाँ से x गए हो कैंसिल, है ना। तो क्या बचा? देखिए तो 1600 माइनस 350 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 350 बचा। तो 350 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1600 माइनस 350 बराबर में vm का स्क्वायर। vm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ से नहीं निकल जाएगा, बोलिए तो इतने को तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। मान लीजिए आपको पता चल गया vm का स्क्वायर बराबर में कितना आया था? 1600 में से 350 को घटाएगा तो 1250 आएगा ना। तो अब देखिए तो दोनों तरफ अगर मैं रूट चढ़ाऊँगा तो ये रूट से स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो ऐसे vm बराबर अब 1250 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 और अंडर रूट में 2, तो इतना ही आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कितना आ गया आपका? 25√2। यानी ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? बताइए जल्दी से।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए, समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यही अंतर होता है, यही अंतर होता है कि आप यूट्यूब पर क्लास करते हो अदर चैनल पे, वहाँ पे आपको हलवा छाप क्वेश्चन देगा वो सब, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन देगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश वर्ष किसका ऐसा ही मात्रक होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, और वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा नहीं। आप लोग खुद ही देख लीजिए लेवल क्या है पेपर का, पेपर का लेवल देख पा रहे हो ना आप लोग? तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग अपना समय व्यर्थ ना कीजिए, आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, है ना। या अदरवाइज़ अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी अपना तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी बच्चे हमारे पेड कोर्स के सहायता से पढ़ते हैं, अभी भी वो बच्चे क्लास कर रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, है ना। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरा पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हैं और उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही है? एक बार यस लिख दीजिए तो जल्दी से। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पेड कोर्स की सहायता से अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनको क्लास भी अच्छा लगता है और वो क्लास में एकदम क्लास में एडमिशन लेके वो एकदम 100% सेटिस्फाई हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे पेड कोर्स की सहायता से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए लास्ट मौका है, जो भी बच्चे पेड कोर्स की सहायता से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी हमारे सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो बच्चों न्यू बैच एक स्टार्ट किया जा रहा है 12 तारीख से, तो आप उसी बैच में एडमिशन ले लीजिए और अपनी तैयारी जो है एकदम अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक 4 माइक्रो फैराडे के संधारित्र को 400 वोल्ट पर आवेशित किया गया और उसके पश्चात इसकी प्लेटों को 1 kg वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया गया, तो प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी, है ना, प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी ये आपको निकालना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पे बोला है कि प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा, है ना, संधारित्र में यानी कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। U क्या है अभी मैं बताया, U क्या है बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। C क्या है, कैपेसिटेंस है। V क्या है बच्चों, वोल्ट है। तो बस बना दीजिए, देखिए U निकालना है आपको, यानी प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी, संधारित्र में कितनी ऊष्मा संचरित होगी ये बताना है ना। तो U निकालना है आपको, तो हाफ लिख दीजिए। C क्या है, कैपेसिटेंस है, कितना दे रखा है संधारित्र, 4 माइक्रो फैराडे है, 4। अब देखिए माइक्रो फैराडे है, इसको हमको फैराडे में लेकर आना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 माइक्रो फैराडे ये कितने फैराडे के बराबर होता है। तो ये बच्चों होता है 10 के पावर 6। 1 माइक्रो फैराडे जो है वो 10 के पावर 6 फैराडे के बराबर होता है, तो गुना में 10 के पावर 6 कर दीजिए, ठीक है। और फिर गुना में, अब यहाँ पे V का स्क्वायर करना है। V का स्क्वायर कितना है, ये 400 है, 400 का स्क्वायर करना है, यानी 400 का स्क्वायर। तो बच्चों अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बता दीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, कैलकुलेशन करने का जिम्मा आपका है। कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूँगा, हर एक चीज़ सिखा दूँगा, प्रोसेस बता दूँगा, बाकी कैलकुलेशन अगर आप लोग करते हैं ना तो आप लोग का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए ये क्या है, हाफ है। C क्या है, कैपेसिटेंस है, 4 दे रखा है, तो ये 4 दिया था माइक्रो फैराडे में, हमको फैराडे में करना था, तो ये 1 माइक्रो फैराडे जो होता है 10 के पावर 6 फैराडे के बराबर होता है, तो गुना में 10 के पावर 6 कर देंगे। और फिर ये V जो है ये 400 है, तो यहाँ पे 400 का मैंने स्क्वायर कर दिया है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, इतने को सॉल्व करेंगे आप लोग तो आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो बता दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लास ओवर हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर ध्वनि की गति उसकी 27 डिग्री सेल्सियस पर गति से दोगुनी हो जाएगी, है ना। किस तापमान पर ध्वनि की गति
उसकी 27 डिग्री सेल्सियस पर गति से दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्वनि की गति और मान लीजिए तापमान वगैरह दे देगा और पूछेगा, तो क्या करना है, आपको एक रिलेशन याद रखना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो आपको एक रिलेशन याद रखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ से मैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट में T1 अपॉन T2 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब बोल क्या रहा है कि किस तापमान पर ध्वनि की गति उसके 27 डिग्री सेल्सियस पर गति से दोगुनी हो जाती है। यानी पहले जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहा होगा वो 1 रहा होगा, बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से मैं 1/2 लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत? देखिए बोल रहा है कि किस तापमान पर भैया दुगनी हो जाएगी उसकी गति, तो पहले उसकी जो गति होती है ध्वनि की, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो 1 था, बाद में इसकी गति 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे 2 कर देना है। और इज इक्वल टू में अंडर रूट T1 कितना दे रखा है बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये 27 कर देना है, डिग्री सेल्सियस में। अब इसमें क्या कर देना है बच्चों, प्लस में 273 केल्विन को ऐड कर देना है। देखिए ये डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन में है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन है, आप ऐड कैसे कर सकते हैं? तो कुछ समय के लिए आपको ऐड करना होगा, बाद में हम घटा देंगे, जितना ऐड किए हैं ना अभी ये बाद में घटा देंगे। तो 27 प्लस 273 अपॉन में T2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 300 हो जाएगा। ये चीज़ केल्विन में है, याद रखना, ये 27 और ये 273, ये 27 डिग्री सेल्सियस में था और ये 273 केल्विन में है। तो ये ओवरऑल ये जो 300 होगा ये क्या होगा, केल्विन में ही होगा, क्योंकि 273 ज़्यादा है, 27 से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ पूरा केल्विन में हो जाएगा और अपॉन में T2। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर चढ़ा दो, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 300 अपॉन में T2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से बच्चों मैं बोल सकता हूँ T2 बराबर 1200 आ गया। तो ये 1200 किस चीज़ में आया, अभी मैं बताया था क्या चीज़ है, ये केल्विन है, केल्विन में आया है। क्यों? क्योंकि बच्चों 273 केल्विन ऐड किए थे ना, समझ में आ रहा है? हाँ, 27 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री ऐड किए थे केल्विन को, तो ये पूरा 300 केल्विन हो गया था। तो ये आंसर, ये T2 जो आया, अभी आंसर तो नहीं है लेकिन ये T2 जो आया है 1200 केल्विन है। तो बच्चों केल्विन में तो नहीं दे रखा है, बोला है क्या कि आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो ये 1200 में हम 273 जो जोड़े थे, केल्विन जोड़े थे ना, 273 केल्विन जोड़े थे, तो उसको मैं घटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए केल्विन। तो अब बताइए डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा, 1200 में 273 को घटा दीजिएगा तो ये 927 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। भाई नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया, मैंने 273 को ऐड किया था ना, अब मैं घटा दूंगा, नहीं चाहिए, आप अपना ले जाइए, केल्विन वाला ले जाइए, हमको नहीं चाहिए, आंसर मेरा आ चुका है डिग्री सेल्सियस में। समझ गए बच्चों? तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें 273 केल्विन को ऐड करना ही होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको निकाल दीजिएगा, काम जब हो जाएगा आपका, है ना। वैसे भी ये दुनिया बहुत मतलबी है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कृष्णिका का ताप 500 केल्विन है, तो इससे ऊर्जा उत्सर्जन की दर ये समानुपाती होगी, है ना। तो देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, स्टीफन। तो स्टीफन जी के द्वारा एक सूत्र दिया गया था, ऊर्जा उत्सर्जन की जो दर होती है, इनके द्वारा एक सूत्र दिया गया था। क्या इन्होंने कहा था कि जो ऊर्जा उत्सर्जन की जो दर होती है, जिसको ई बोलते हैं हम लोग, ई से डिनोट करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जन की जो दर होती है कैपिटल ई, ये कैपिटल ई जो है ये बराबर होती है सिग्मा और टी का पावर 4 के। ठीक है, इन्होंने कहा था, स्टीफन नाम के एक साइंटिस्ट थे स्टीफन, उन्होंने क्या कहा था, ऊर्जा उत्सर्जन की जो दर होती है जिसको कैपिटल ई से इन्होंने डिनोट किया था, तो ये ई बराबर हो जाता है सिग्मा और टी का पावर 4 से। ठीक है, अब देखिए ई क्या है बच्चों, तो ई इज़ द रेडिएंट हीट एनर्जी, यानी ऊर्जा उत्सर्जन की दर है। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा यहाँ पर स्टीफन
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि ऊर्जा उत्सर्जन की जो दर होगी ये तापमान के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, ये ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी का पावर फोर्स के, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तापमान कितना दे रखा है, देखिए तापमान जो है कितना दे रखा है, 500 केल्विन है, तो 500 और इस पूरे का पावर 4। तो आप ही बताइए ना कि ये ई यानी ऊर्जा उत्सर्जन की जो दर है ये समानुपाती होगी किसके, 500 के पावर 4 के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया तो जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए। और आप लोग ऐसी वीडियोस, ऐसे लेक्चर और चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। बहुत कंजूस हो आप लोग लाइक में भी कंजूसी करते हैं जी। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार ऐसी वीडियोस बनाने में, ठीक है। सब क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करना, फिर उस पर अच्छे से उसको देखना, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं एज ए प्रोफेशनली अभी टीचिंग नहीं करता, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और मैंने पैरामेडिकल 2018 में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने कम समय में पढ़कर एग्ज़ाम को क्रैक किया उसी तरह आप लोग भी कर लीजिए। आप लोग भटकिए मत, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ यूट्यूब पे ही मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसके लिए बस मैं एक छोटा सा चीज़ मांगता हूँ, लाइक और सपोर्ट, जो कि काफ़ी बच्चे करते भी हैं। खुशी भी आता है ये देखकर कि काफ़ी बच्चे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। उन सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस वगैरह भी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोग 2019 और 2020 का भी फिजिक्स का पेपर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।